अस्सलामुअलैकुम, आपको वेलकम करते हैं अपने नए एपिसोड गपशप के। ज़बरदस्त आज का एपिसोड होने वाला है, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगी, जो यहाँ पर मौजूद है वो खुद बताने वाले हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन, और मैं हूँ इस शो का डायरेक्टर आपका गेस्ट होस्ट अरशद मलिक। चूँकि मेरी एक होस्ट हैं जो उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत तो मेरी भी नासाज थी, आ गया तो वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। दोबारा बता देता हूँ, मेरा नाम अरशद मलिक है। और मैं हूँ यूनुस खान, शॉर्ट, प्रिसाइज एंड स्वीट। आप इतना स्लो क्यों इसमें चल रहे हैं? भी 4 लफ्ज बोल दिए और यूनुस को लगता है, ऐसा फील होता है यूनुस को कि वो सबसे अच्छी लाइन लेकर आते हैं, पंचिंग लाइन होती है यूनुस। मेहनत करे, हसद ना करे। नहीं, हमारी खुद की भी होती है, लेकिन हम जो है ना वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, ओवर कॉन्फिडेंस में। खैर, अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। और आज भाई कौन सी स्टोरीज है, किसके पास है, क्या है स्टोरी का? जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि एक जुमला हमारे शो का बड़ा फेमस है, मैं भी इसमें एक बात ऐड कर दूँ। हमारी उर्शिया जो है वो अच्छी स्टोरीज लाती है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती है। वैसे तो सब लाते हैं, लेकिन जो तरीका है ना कि मैं इसमें एक और बात ऐड कर दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो भूल गई, मैं इसमें बात ऐड कर दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो वो उससे पहले पूछ लेना चाहिए, आई मीन रिस्पेक्टली उससे पूछ लेना चाहिए कि मैं इसमें बात ऐड कर सकती हूँ, आपकी इजाजत है या नहीं। So sweet of you। आप जैसे लेट्स सपोज आप किसी को कॉल भी करते हैं ना, तो आप सबसे पहले उससे इजाजत लें कि वो कंफर्टेबल है आपसे बात करना। मेरी तो ये आदत है कि मैं सबसे पहले ना किस मूड में हो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है, क्यों नहीं आए, अच्छा नहीं, और फिर कॉल से पहले भी इजाजत लें, आप टेक्स्ट करें उनको, कैन आई कॉल यू, उससे पहले भी एक बेल मार दे कि मैं आपको मैसेज कर उससे बेहतर तो ये कि आप घर जाके उनसे इजाजत लेके मैं आपसे बात कर। और इसी बात पे मुझे इसी बात पे याद आया कि वाकई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि मैंने एक दफ़ा अपनी फ्रेंड को कॉल किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। मुझे कहीं पर बहुत अच्छा शूट मिला था, वो बताने के लिए, कैसी हो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये हुआ वो। यार मैं डेथ पर हूँ। अच्छा, मैं भी सीरियसली बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है जब आप अपनी लगे होते हैं, अगले से आप उसकी सुन नहीं रहे होते तो बहुत शर्मिंदगी। जब हम शो कर रहे होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं, तो वो सबके ओपिनियंस भी ले रहे होते हैं, व्यूज भी आ रहे होते हैं कि यार हमने क्या जवाब देना है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पूछ लेना चाहिए कि अगला बंदा क्या रिप्लाई और इसी बात पे करने वाला बताएं कि आपके पास क्या है, क्या ऐड करेंगे आप? अच्छा मैं आज बताऊँ। अच्छा मैं बात करूँगी बलोचिस्तान की गवर्नमेंट की, जो कि उन्होंने अभी हाल ही में कोयटा में एक स्कूल कॉलेज बनाया है। तो उनका ये प्लान है कि आने वाले टाइम में एडवांस और मॉडर्न टाइप का उन्होंने तामीर करने का प्लान है कि वहाँ पे कॉलेजेस और स्कूल जो लड़कियों के लिए बेसिकली बनाया है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। तो मैं जब तालीम की बात आती है तो मैं तो बहुत प्राउड करती हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। उनको मासूमियत से भरे होते हैं कि वो लोग सिर्फ मांग ही रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो जब भी तालीम की बात आती है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें जो है ये एग्जैक्टली कैडेट कॉलेज स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। जी सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल तामीर करने का उनका प्लान है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें कि जल्द से जल्द तालीम का जो सिस्टम है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हमारा तालीम का जो सिस्टम है वो जब तक पॉजिटिव नहीं होगा ना, तब तक जो है वो हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बूस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन टाइम, मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम तालीम की बहुत बात करते हैं और हम कहते हैं कि तालीम होनी चाहिए, हर इंसान का हक है तालीम हासिल करना। ऐसा क्यों है कि जो हमारा जो सिलेबस है दैट इज़ ओल्ड, मतलब कि आज के ज़माने की चीज़ें हम शायद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या इसका, क्या सुस्ती है, क्या है? अच्छा यूनुस, मैं भी इसमें बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे पहले के दौर में शायद 5 सब्जेक्ट होते थे, इतने ज़्यादा नहीं होते थे, और वो पढ़ाई और अब की पढ़ाई में स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं। और रुशिया, मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो कि बहुत अफसोस के साथ कहनी पड़ी है कि हमें ये लगता है कि तालीम, अच्छा स्कूल और अच्छा सिलेबस ये कि इंग्लिश। देखिए, हम अपनी ज़बान पे फ़ख्र करना चाहिए कि हम उर्दू बोलते हैं। अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, माँ बाप से मेरी अपील है कि आपको अच्छी एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को, तो आप ये मत देखें कि स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ पे इंग्लिश टीचर बोल रही हैं इंग्लिश। आप ये देखें कि वहाँ पर आप जिस मुल्क में रहते हैं आपकी ज़बान को भी उतना प्रमोट किया जा रहा है, आपके कल्चर को भी। रोज़ डे सिखाना और वैलेंटाइन डे सिखाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, जैसे कि हमने एपिसोड्स भी हमने किए हैं हम चीज़ें, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी जो स्कूलिंग है, हमारी जो चीज़ें,
हमारी फैमिलीज ने हमें मॉडरेट स्कूल्स में डाल दिया है सिस्टम की वजह से, लेकिन भाई प्राउड करना चाहिए कि आपका कल्चर क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका रिलीजन क्या कहता है। कायनात सारी आपकी तालीम होनी चाहिए। इसी बात में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड सब कर रहे हैं, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अनवर मसूद साहब जो हैं, उनका एक इंटरव्यू था, वो किसी शो में बैठे थे, उन्होंने कहा था कोई भी कौम जो तरक्की करती है, जो बिल्कुल हाई पीक पे पहुंच जाती है, वो अपनी ज़बान को छोड़ के नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन्स हैं, वो अपनी ज़बान को नहीं छोड़ते, चाइनीज़ हैं, वो अपनी ज़बान को नहीं छोड़ते। बट हैविंग सेड दैट, हम उर्दू की बात करते हैं कि उर्दू का हम जितना भी लिटरेचर पढ़ लें, सारा जितना इस दुनिया में लिखी हुई है किताबें उर्दू में पढ़ लें, हमने टोटल दुनिया का 3 to 4% पढ़ा है लिटरेचर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि हमें अपनी तालीम और हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू, लोग इसको प्राउड भी नहीं करते। बिल्कुल। लोग इससे शर्मिंदा होते हैं कि यार मैं अगर इंग्लिश में बात करूंगा मेरा इंप्रेशन जाएगा। वो एक सोसाइटी ने बनाया हुआ माहौल। उर्दू में लोग कहते हैं कि नहीं यार कोशिश करेंगे उर्दू में बात नहीं करेंगे, और इंग्लिश बोलते हैं और फिर गलत बोलते हैं, उससे फर्दर इंप्रेशन खराब हो रहा होता है। तो ये मैं कह रहा हमारे हूँ यहाँ थोड़ा सा ये अलमिया है सोसाइटी में, ये चीज़ है कि इंग्लिश को कंपेयर किया जाता है काबिलियत से। True. इंग्लिश तो एक ज़बान है, मतलब इसमें कोई उसमें नॉलेज थोड़ी है। जैसे हम अरबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इस तरह इंग्लिश है। अब हमारी सोसाइटी में क्या है कि जी अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो हाय डूड हाउ आर यू, ओ यार मैं इधर यार या बाजी, और आर को थोड़ा सा खास तौर पे टेढ़ा करना ना कि यार दूध वाले को भाई के साथ दूध वाले को बोल रहे हैं हाय डू, मिल्क वाला नहीं है मिल्क वाला भाई। अच्छा उससे बात कर रहे होते हैं जानबूझ के जिनको इतनी नहीं आती। एस का इजाफा कर देते हैं। हाँ इसका रक्षे वाले से कितने हो गए अच्छा एक इसको मैं सीरियस नोट पे एक बात बताऊं आपको तालीम को लेके। तालीम देखे ना यार, हमारे क्रिएटर की बात, सबसे पहली आयत क्या उतरी है? इकरा मीन्स पढ़। रिसर्च, तहकीक, पढ़ो। यानी अगर बलूचिस्तान में स्कूल खुल रहा है, अगर कहीं पे भी तालीम के बारे में बात हो रही है, मेरा रब देखिए कितना काइंड है। वो चाहता अपनी ही बड़ाई के लिए कुछ कह देता। पहली बात कुरान में मैं क्रिएटर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसी बात करूँ जिससे मेरी तारीफ हो। ठक से अपने ऊपर ही क्लेम कर दिया ना कि पढ़ो, अगर काउंटर करना तो मुझे भी काउंटर करो, तहकीक करो। यानी मतलब आपने पढ़ना है, रिसर्च करनी है, उस पर फ्रीडम है आपको, चाहे पढ़ो चाहे चीन तक क्यों ना जाना पड़े। और हमारी वो है कि सबसे ज्यादा कुरान में मेंशन है गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। सी मतलब ये चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर, और ख़ास तौर पे देखें लिटरेसी लेवल तो वैसे ही हमारा माशाल्लाह से है। तो अब अगर ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अल्लाह से देखें उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, मायूसी कुफ्र है। अगर इसी तरह ये इनिशिएटिव लिए गए तो जितनी भी हमारे मासेस हैं, जितने भी हमारे ग्रास पे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैंने अभी देखा कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बच्चे कुछ स्लम्स के बच्चों को बिठा के अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो अगर हम तालीम को अपना जो है ना जेवर बना लेंगे तो हम बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। असल में क्या बोले, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, उर्शिया ने बड़ी एक मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त वो पॉइंट लेकर आई है। बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान को माजी में कितना इग्नोर किया जाता था, और ये चीज़ सबको पता है। मतलब इतना ज़्यादा लोग इग्नोर करते थे कि लोग जो है बलूचिस्तान में, एक होता है ना आप किसी चीज़ की सरमायाकारी करने के लिए जाएं, वरना बलूचिस्तान में मैं कहती हूँ कितनी अच्छी अगर सरमायाकारी आप करने जाएं, कितनी अच्छी वहाँ पर जो है वो काश्त हो सकती है और दीगर दूसरी चीज़ें हो सकती है। पत्थर इवन रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन बलूचिस्तान को बहुत इग्नोर किया जाता था। अगर पता है जब बजट की बात होती थी ना, तमाम सूबों के बजट निकलते थे, उसमें सबसे ज़्यादा कम माजी की बात करें, माजी में बलूचिस्तान को दिया जाता था। अगर ये चीज़ है जो उर्शिया ने बताई कि इसका एक टेक्निकल रीजन, सीपैक वगैरह ये जो सारे मामलात बन रहे हैं ना, देखिए एक चीज तो माजी में तो ऑब्वियसली आपको पता है बहुत सा बलूचिस्तान तो दूर की बात है, ओवरऑल सिचुएशन देख लो, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही देख लो, जिस तरह गाड़ी टेढ़ी हुई भी होती है हमारी, ओवरफ्लो लोग बैठे होते हैं। मेट्रो आई नहीं। हाँ नहीं आ रही है ला रहे हैं। और सिंध हुकूमत तो ना लाए लेकिन वफाक सिंध हुकूमत की तो बात कर रही हूँ मैं। वो तो खैर अब क्या बोले किसी के बारे में कि इंसान कहते हैं ना कि मोमिन की एक पहचान है, आजमाए हुए को आजमाना जहालत है। अगर आपने आजमा लिया किसी को और फिर उसको आजमा रहे हैं तो इसका मतलब आप मोमिन। लेकिन अगर ऑप्शन ही ना हो तो ऑप्शन क्रिएट करें, आप आए मैं आऊँ, पढ़े लिखे लोग आगे आए ना, क्यों नहीं आ रहे आगे। अर्शद सर कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कौम का हाल बदले या किसी कौम का मुस्तकबिल अच्छा हो तो उस कौम के बच्चों को, यूथ को पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए। अगर आपको किसी को इंस्पायर करना है ना, तो मैं ये कहूँगी कि wanna be, oh dude listen, ये नहीं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप इस चीज़ पे भी प्राउड कर सकते हैं। आप अपनी तहजीब को प्रमोट करें। और एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, मेरे मामू मैं पहले भी ऐसे बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपीरियंस से मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ गाइड करूँ और शेयर करूँ कि उनके जो है वो आर्मी में है, तो उनको कहा गया कि आपकी कोयटा में आपकी ड्यूटी है,
तो मेरी आंटी बहुत डरी थी कि बच्चों का जो स्कूल का सिस्टम है अभी वो इंग्लिश में बात करें वहाँ क्या होगा। लिटरली अर्शद सर वो मतलब वो कह रही थी कि आप अकेले जाए, मतलब वो अपने honestly, just आप अपना एक्सप्रेशन चेक करें, अगर लिटरली उन्होंने कहा आप अकेले जाए, मैं कराची में ही रहूँगी क्योंकि मैं अपने बच्चों की तालीम के साथ जो है रिस्क नहीं ले सकती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन अभी ये बात बहुत अच्छी उर्शिया ने बताई है कि वाकई आपने कौम की बात बोली, मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा एक बात कि ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक से पहले कहूँगा, ये कहना चाहता हूँ कि उस कौम की हालत नहीं बदलती जिसको खुद ख्याल नहीं होता अपनी हालत बदलने का। बिल्कुल मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे तालीम की अहमियत पे, तालीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी माशरे के लिए, किसी फ़र्द के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जी जितनी हदीस उठा के देख लें, जितने कुरान के बारे में अगर आप पढ़ें, रिसर्च करें, तो उसमें बार बार यही कहा गया है कि जी पढ़ें, गौर व फिक्र करें। तो हम चलेंगे अभी मज़ीद और इंटरेस्टिंग गपशप की तरफ। जी सना, क्या है आज आपके पास पिंडारा बॉक्स में? मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मैं आज जो है वो अपनी छोटी सी एक रिसर्च लेकर आई हूँ। आप तमाम लोगों को पता ही है कश्मीर के क्या हालात हैं, हर कोई वाकिफ़ है कश्मीर के क्या हालात हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो 5 अगस्त के बाद जो कश्मीर पर पाबंदियाँ लगी थी। देखिए UNO जो है उन्होंने भी बेसिकली एक होता है ना हक़ खुद इरादियत, एक बहुत बड़ा हक़ होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का आज़ादी के साथ, जहाँ कोई रोक टोक ना, ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो हक़ खुद इरादियत एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि UNO की तरफ से तमाम तक जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको ये हक़ है। इसी तरह कश्मीर का भी ये पूरा राइट है कि कश्मीर को भी उसका हक़ खुद इरादियत के लिए जो है वो उनको हक़ मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक वॉर छिड़ी हुई है, आज़ादी के दौर से ही छिड़ी हुई है कश्मीर के मामले पर, जो कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन एक होता है ना कि अगर कोई इशू होता है, चल रहा होता है, तो आप उसमें कभी भी जो वहाँ पर कश्मीर में अवाम रह रहे हैं, आप उस पर कभी भी ना जबरी पाबंदियाँ नहीं लगा सकते, उनको आप कभी भी तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। आए दिन हम देखते हैं कि LOC पर जो है वो फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही होती है, और बीच में पिसते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी, सिर्फ लाचार कश्मीरी। यकीन माने मैं जब ये रिसर्च कर रही थी मुझे इतना बुरा लग रहा था इस चीज़ का। जब मैंने रिसर्च की, मैंने देखा कि रोज़ाना वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, औरतों के साथ ज़्यादती हो रही होती है वहाँ पर, और मुझे खुद इतना बुरा लगा। एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे ये लगा कि आप किसी भी प्रेग्नेंट वूमेन का जो है, किसी भी हामला औरत का जो है वो आप रेप नहीं कर सकते। आप हामला औरतों के रेप कर रहे हैं, मतलब इंसान तो नहीं कहूँगी मैं वहाँ के लोगों को, या आप मुहाफ़िज़ होने के नाम पर सिर्फ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद कश्मीर में जो है वो जबरी पाबंदियाँ लगाई गई, जिसमें कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत के ऊपर पाबंदी लगा दी, उनके ऊपर उनके घरों में घुसकर फायरिंग की गई, हामला खातून जो होती हैं उनके साथ रेप किया गया, बच्चों के साथ रेप किया गया। बच्चों के ऊपर जिसे कहते हैं ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई हमें मारे, कोई हमें छड़ी से मारे, या कोई हमें जो है वो किसी तरह की गन से मारे, लेकिन कश्मीरियों पर ये सब हो रहा है, उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं। किस तरह का सारा मामला, ये किस तरह का भाई, किस तरह की कुछ नहीं है, आपने करनी है सियासतें, आप कर रहे हैं, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप इंसानियत के जो एक हुकूक होते हैं उसको तो पामाल ना करें। जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं ना जुल्म के खिलाफ, तो इनको टेररिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं कि आप मेरे घर में घुसेंगे और आप नाजेबा हरकत करेंगे, और मैं अगर फाइट बैक करूंगा तो मैं क्या गलत हूँ? मैं तो सही हूँ, मैं अब तो अपने राइट पे हूँ, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। यूनाइटेड नेशन डजंट अंडरस्टैंड। अभी एक रेसिज्म यूनाइटेड नेशन ने एक डेलीगेशन पास की थी, अच्छा साहब आपको पता होगा। जी, उसमें भी यही हुआ है, UN में भी, कि वो मतलब मोस्टली 95% लोगों ने कहा कि जी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली तो रेसिज्म पे था कि रेसिज्म के हवाले से कि जी वोटिंग की गई पूरे उसमें UN में, तो उसमें यही था कि 95% वोटिंग थी यस। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जो एब्सेंस थी, जो वहाँ पे नहीं, जिन्होंने वोटिंग नहीं की, अच्छा मुनाफिकत का लेवल चेक करें आप, कानों को पहले हाथ लगा लो। जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, यूरोप हो गया, आपके यूरोप तो खैर पूरा एक यूनियन है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये जर्मनी हो गया, उन्होंने कहा जी नो। मार्केट में आके रेसिज्म के बारे में जी कहना है कि जी राइट्स की बात करें, इसके राइट्स पे बात करें, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, डिस्क्रिमिनेशन के जो ये हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इस पे बात करें,
और वहाँ जो है ना भाई साहब सब ने ना, जर्मनी साहब ने भी कहा जी नो, यूके साहब ने भी बोला नो, यूएसए साहब ने भी बोला नो, तो कितने तो एब्सेंट्स हो गए उस दिन, किसी का बुखार आ गया, किसी को कुछ हो गया। तो आप देख रहे हैं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, इनमें देखिए कितनी मुनाफकत है कि किस लेवल की चीज़ें अगर यूएन भी उठाता है और फिर एकदम से यू टर्न मार के ये सारी चीज़ें घूम जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो अरशद ने बिल्कुल सही बात कही कि जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें लोगों की तबीयतें भी ख़राब होती हैं और लोग जो है वो फिर उनके पेट ख़राब हो जाते हैं। देखिए एक बेसिक चीज़ है रेसिज्म, जो यूएस में, अमेरिका में इतना सालों की उनकी वो थी, नेल्सन मंडेला साहब ने किया इस चीज़ पे, बहुत सारे लोगों ने किया इस चीज़ का। बट जो सबसे प्राइम है ना रीजन रेसिज्म, ये लोग खुद बोलते हैं, अपने लॉज हैं इनकी सारी चीजें, वो इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं होती। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिर्फ हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही लॉज की, ऐसा नहीं है, वहां पे भी रेसिज्म होता है। बहुत सारे सॉकर प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं जिनके साथ रेसिज्म होता है। ये सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने नो कहा है, इसमें वोट डाला है, उनका बनता ही यही है, बिकॉज वो एक पावरफुल ऑब्जेक्ट होता है ना कि अपने कलर पे प्राउड, गोरा, वाइट, ये वो चीजें, इस पे मुझे बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी, लेकिन वाइट और ब्लैक का तो फिर भी समझ आता है कि मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये काला होगा, वैसे ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। रिलीजन का जो रेसिज्म है, अगर आप देखा जाए तो यूएस ने 9/11 के बाद मुस्लिम्स के साथ, या वहाँ पर जो कुछ सिख जो फैमिलीज भी रहती थी उनको भी मुस्लिम समझ कर, वहाँ के काफ़ी लोगों को नहीं डिफरेंसेस पता थी मुस्लिम्स और सिख्स के, तो कितने ऐसे केसेस सामने आए कि पूरे के पूरा घर को जो है फाइट कर दिया गया, मारा, गाड़ी से उतार के जला, रेप किए गए। So, ये सारी चीजें देखिए, आप जितना कहेंगे ना मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, तो इट डजंट मीन दैट कि आप चोर नहीं है। जितना जो शोर मचाता है ना कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वही सबसे ज्यादा वही ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन। जब रेसिज्म पे नहीं कर रहे तो ह्यूमन राइट्स तो बहुत दूर की बात है ना। कश्मीर में जो हो रहा है, भारत में तो ये बहुत ज्यादा होता है, भारत में तो जात पात जो होता है उसका भी बड़ा है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त के बाद जो है कश्मीर में खास तौर पर कोई भी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जो ढोंगी सरकार है, जो ये ढोंग करती है बार बार, बिल्कुल कि जी हाँ, तो वो आजकल तो माशाल्लाह उन्होंने गेटअप भी थोड़ा चेंज कर लिया है। वो चाहते हैं कि किसी तरह कहीं से, क्योंकि कभी होता है ना कि जी हमें दोबारा कुछ आना है ना लोकसभा में। तो ये ढोंगी सरकार जो है, बड़ा ही अच्छा नाम दिया, ढोंगी सरकार जो है, उन्होंने क्या किया, फ्री में जमीनें देना शुरू कर दी। पुलवामा की जमीनें दे रहे हैं और दूसरी चीजों, हाँ, अपने तमाम तर जो भारतीय, अच्छा जिनकी है उनको नहीं दे रहे, उनको उनसे ले रहे, छीन रहे, दूसरों को फ्री में दे रहे हैं कि भाई आप आए, हाथ जोड़ के आए और आकर कश्मीर में आप सरमायाकारी करें। लेकिन कोई भी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस तमाम तर स्टोरी में है वो ये है कि अभी रिसेंटली, ये मैं आज की बात बता रही हूँ, अभी रिसेंटली जो है वो एक, जैसे कहते हैं ना, ये बात बहुत पहले से थी लेकिन इंकशाफ और डॉक्यूमेंट्रीज अभी हुई हैं, सारी चीज़ें ना डॉक्यूमेंट्स पर नहीं थी लेकिन पेपर वर्क अब जाकर हुआ है। तो हमें पहले से ये बात पता थी, वो ये थी कि जहां भारत के अंदर कोई कश्मीर में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, वहां दुबई वाले आकर कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं। अब कश्मीर के अंदर, मतलब दुबई वाले ये कह रहे हैं कि वो कश्मीर के अंदर आकर कश्मीर का खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे तब्दील करेंगे, एजुकेशन सिस्टम बहाल करेंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। मैं तो सुनना चाहती हूँ, मैं देखना भी चाहती हूँ, क्योंकि जब भी कश्मीर की बात आती है, सॉरी सना, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट किया, कि जब भी कश्मीर की बात आती है तो हमारे दिल कलेजे जो हैं वो फट जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर वहाँ का छोटा से छोटा भी वाकया जो है वो दिल को चीरता हुआ निकलता है। तो मैं तो उस वक्त का इंतजार करती हूँ वाकई कुछ ऐसा हो। उर्शिया, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर अगर आज़ाद हो गया ना, इंशाल्लाह, आई एम टेलिंग यू, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, इट विल बी मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। मैं सना आपकी ये बात आप प्लीज कंप्लीट करें, क्योंकि मुझे आपसे ही सवाल पूछना है, जो आप बताई थी यूएई का जो है वो कश्मीर में, आप क्या? बिल्कुल, वो अब जो है वो MOU भी साइन हो गया कि अब दुबई जो है वो कश्मीर में आकर सरमायाकारी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करेगा और सारी चीज़ें करेगा। लेकिन पता ही है, बाद में पहले भी माजी में बहुत ज़्यादा इस तरह के हुए, लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो अब तक हो चुका होता। अच्छा, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इस पे भी बहुत टाइम है, बेशक जितने भी साइन कर ले प्रॉब्लम्स होंगी। सॉरी कंटिन्यू। ये हो सकता है अर्शद सर, ये हो सकता है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये सवाल पूछूंगी और ब्रेक से आने के बाद सना मैं आपसे ये जवाब चाहूंगी, क्योंकि आपने डेफिनेटली सर्च किया होगा। पर ऑडियंस अगर ये चीज़ देख रही है ना, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यूएई ने ये सोचा है कि हम जाएंगे वहाँ स्कूल स्टडी को बहाल करेंगे, ये तो यूएई के जो लीडर थे, तो उन्होंने मोदी सरकार, ढोंगी सरकार के जो लीडर हैं मोदी,
तो वो जब कश्मीर में इतना जुल्म कर रहे थे तो उनको किस बात का अवार्ड दिया था? कायनात, आपका ये जो सवाल है कि क्यों किया गया, इसका जवाब जो है वो कश्मीरी देंगे और वो दे भी रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे पास होंगे एक बहुत अच्छे सिंगर, उनकी आवाज़ सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। मैं जो भी इनको सुन रही है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इनको अकेले ना छोड़ के जाना, क्योंकि ये शिकवा कर रहे हैं आपसे। बहुत अच्छा गाया आपने। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत अच्छे सिंगर हैं, 6-7 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया इन्होंने, कराची में बहुत सारे फंक्शंस, इवेंट्स में, कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है। प्लीज़ वेलकम मोहम्मद दानिश खान। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आपके गाने से मैं अरशद सर की एक बात छोटी सी ऐड करूंगी कि जैसे आपने कहा कि अकेले ना जाना, ये गाने का मुखड़ा था, तो जैसे कि तो जैसे कि अकेला इंसान आया है अकेला ही जाएगा, तो आप किस बात के दोनों सेम पेज पे आ गए, आप कनेक्ट हो जाओ बात करो, क्योंकि वो भी अकेला और ये भी उसी तरह ही सोच रही है। जी जी वो कह रही है कि वो अकेली हैं, आप अकेले, क्या माजरा है? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ नॉर्मल इंसान के बारे में बात की है कि अकेला आया है अकेला ही जाएगा, तो क्या मतलब दिल में क्या दुख और दर्द रखने हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बस वो तो है कि ज़िंदगी में इंसान आया है अकेला है तो जाना भी अकेला है। बस कुछ होता है इस तरह का कि इंसान कुछ दिल से भी गाता है और सबके होने के बावजूद भी इंसान अकेला फील करता है अपने आप को। तो कुछ इसी तरह है मेरे साथ भी कि सब वो कहते हैं ना कि चाहने वाले तो बहुत से होते हैं लेकिन कोई अपना नहीं होता। तो बस कुछ इसी तरह मगर मैं ये कहती हूँ अकेलेपन में सुकून भी है। अगर आपका कोई नहीं है नेगेटिव लोग, तो अकेलेपन में सुकून है। तो आप अल्लाह से रुजू रखें तो आप। उर्शिया एक चीज है, एक टर्मिनोलॉजी है कंपेनियनशिप, तो वो चीज समझे, आप रिसर्च करें। अच्छा थैंक यू पहले अच्छा दानिश, मुझे आपसे ये कहना है, वैसे तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और आपने अकेले ना जाना, आप ऐसे ही हंसते हुए कह देंगे, वो कहेंगे कि मैंने जाना ही नहीं है। अब आपके साथ ही पूरी जिंदगी रहना है। लेकिन आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? सिंगिंग तो आपका शौक होगा यकीनन। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाय प्रोफेशन मतलब आप फॉर इनकम के मतलब फाइनेंशियल आपकी कहाँ से जो सारी चीज़ें पूरी होती हैं फाइनेंशियली, जॉब क्या करते हैं? मैं एम्ब्रॉयडरी की जॉब करता हूँ, कंप्यूटराइज कढ़ाई की ना, तो उसमें अब मैं मेंटेनेंस मतलब करता हूँ, क्योंकि वो सुपरवाइजर वगैरह ये सब की मैंने। तो बस वो बैड लक था कि मेरा अपना कारोबार था, तो लॉकडाउन लगा और उसके सिलसिले में बस मशीन वगैरह सारी बिक गई। तो अब ये है कि अब मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें। अच्छा आप अभी जॉब कर रहे हैं? और स्टार वगैरह एप्लीकेशन है तो उस पर सिंगिंग करता हूँ बस मैं थोड़ी बहुत ना। तो वहाँ पे वैसे तो खैर मैं फॉलो कुमार सानू को करता हूँ जो है, तो कुमार सानू मेरे आइडियल हैं बिल्कुल। जब आप गा रहे थे ना तो मेरी एक इंटरनल एक कॉन्वर्सेशन हो गई कि मुझे ले गए वहाँ कुमार सानू की आवाज़ में। थैंक यू। तो थैंक यू सो स्वीट। ओके
तो कुमार सानू को ही मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से गाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया तो ये काली काली आंखें। हाँ डांस शुरू हो जाएगा। जी कंटिन्यू। तो तो अब यहाँ बेसिकली पे जब मैं आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच में आपका पर्सनल एक बिजनेस था, तो ये लेकिन दानिश खान, मोहम्मद दानिश खान। पता नहीं आज क्या के नाम बोले दानिश, लेकिन मुझे यही आपसे बहुत अच्छा लगा जब आपने स्टार्ट किया ना। एक इंसान होता है फिर उसके टैलेंट ना आपको दूर से ही पता चल जाता है कि बहुत अच्छा गाएगा। वैसे तो हम कोई किसी को जज नहीं करता है यहाँ पर, आप प्लेटफॉर्म पर आए, आप अपना टैलेंट को करिए, ऑडियंस आपसे प्यार करेगी। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे कॉन्सर्ट्स या ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले या ऐसे शोज में जाने का मौका मिले जहाँ पे आपको फुल टाइम देना है और आपको अपनी सिंगिंग को आगे लेकर जाने का मौका मिल रहा है, तो क्या अभी मैं ऐसे पूछना चाह रही हूँ, तो क्या आप अपनी जॉब या अपनी 10 चीज़ों को साइड पे करेंगे, क्योंकि आप इतने बड़े लेजेंड को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। मुझे वैसे ऐसे- तो खैर जब अगर सिंगिंग का मुझे इतना शौक है, अगर ऐसा होगा तो मैं सारी चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ इसके पीछे, क्योंकि सिंगिंग से मुझे बहुत लगाव है जो है। अच्छा मैं यहाँ पर जो है ना इन सब में एक चीज़ की बड़ी फेमस हूँ, वो ये है मैं बड़ी मोहब्बत हुई personal आपको? सवाल मोहब्बत हुई आपको? बस ये ना पूछे, सब देखेंगे वो समझ जाएंगे। अच्छा मैंने ये मत पूछे, जो देख रही है इतनी सारी है, सब बोलेंगे मेरे बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप जब गा रहे थे ना, आप पता है कैसे गा रहे थे? अकेले न जाए, मतलब किसी की फुल ख्याल ऐसे में तो नहीं गाया। ना ये प्रॉपर कुमार शानू को डिट्टो। शानू, हाँ शानू नाम है उनका, एक्चुअल नाम उनका कुमार शानू है। अच्छा जी, तो शानू साहब को ही आप जो है ना वो शानूदा कहते हैं उनको, बंगाली। अच्छा अच्छा उससे हाँ। अगर तो आपने ठान लिया ना कि आपने यही करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक चीज होती है कि आपको पता है ना कि आपने ये गोल है आपका, ये फोकस है, आपको वो चीज मिलेगी। शिद्दत रखें, जितना हो सके ना पैशनेट हो कि हाँ भाई करना है, अल्लाह रास्ते बनाएगा। और मैं एक डायलॉग बोल दूं कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। रिटन बाय यूनुस खान लेकिन बहुत ही मैंने कहा यही था, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके मैंने कर दिया था। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। आप म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या है आपके दिमाग में कि कहाँ जा सकती है, या भी क्योंकि हालात ख़राब हैं, कॉन्सर्ट्स भी बहुत कम हो रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? असल में मसला वही है कि आजकल वैसे भी लोग ज़्यादातर जो है ना वो बस इंडियन सॉन्ग को और उनको लाइक और कर रहे होते हैं ना। तो अब हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है और सिंगिंग नहीं है, बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं और हमारे सॉन्ग भी लाइरिक्स सब कुछ बहुत अच्छा है। बट जो आज पहले के ज़मानों से चलता आ रहा है ना कि इंडियन सॉन्ग सुनने, इंडियन सिंगर्स को फॉलो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं और इसी बात पे तालियां। थैंक यू। अब आप देख लें कि अभी हाल ही में इंडिया की इंडस्ट्री में सिंगर्स की कमी हो चुकी थी, तो हमारे आतिफ असलम साहब और राहत साहब वहाँ गए तो देखिए उनकी इंडस्ट्री को फिर उठाया गया, ठीक है ना, वरना वो बिल्कुल बैंड हो चुकी थी। वाकई आप वाकई म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और ये अक्सर हम अपने शोज में बात करते हैं कि हम हमेशा अपने ही टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और इंशाल्लाह आप यहाँ से और आगे जाएंगे। हमारे पास इंशाल्लाह प्रोड्यूसर्स की कमी है, टैलेंट की कमी तो वाकई नहीं है, प्रोड्यूसर्स की कमी है। ऐसे प्रोड्यूसर्स आ जाएं जो इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे दें कि हम जितना हम कर सकते हैं, प्ले एंटरटेनमेंट जितना कुछ कर सकता है, प्ले की ये काविश है, कोशिश है कि जी जितने भी ग्रास के टैलेंट है, जो भी चाहे वो किसी भी, देखे ना वो कहते हैं ना कि आर्ट की कोई मतलब क्लास नहीं होती, क्लास लोअर क्लास, आर्ट किसी की जागीर नहीं है। तो हमने इनिशिएटिव ले लिया है इनको लेके, ये प्लेटफॉर्म दे के। अब जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि देखिए टैलेंट आपके पास मौजूद है, थोड़ा सा लगाएं, आएगा नहीं, और आप लगाएंगे डबल ट्रिपल आएगा। बिजनेस इंसेंटिव भी देना लेकिन चाहिए। अर्शद सर आप जो अभी बताए थे वो काली काली, मुझे है कि ये गा दें तो हम ये सारा बाकायदा देखे ना, स्माइल तक भी वही है, वही लाल हो रहे हैं जो अगर आप, मैं तो चूंकि मैं काफ़ी ये चीज़ें सुनता था एक ज़माने में, मैं वैसे तो काफ़ी यंग हूँ तो मैं जब सुनता था तो मुझे काफ़ी ये वो जो एक फेस का जो एक लेवल होता है ना, चार्म स्माइल, वो देखे रेड हो रहे हैं माशाल्लाह से। दानिश साहब एक आप और जी आप यही पहले आप दानिश प्लीज एक और अच्छा सा गाना। उसी के साथ हम ब्रेक पे चले जाएंगे। इनका गाना सुनते सुनते तो सुरीला पाकिस्तानी गाना गाना पाकिस्तानी हो, लेकिन आप तो क्योंकि आपका एक्सेंट वहाँ का है ना, तो आप पाकिस्तानी ही गाओ। अच्छा हम कर लेंगे उसमें मैनेज। अच्छा, वो कोई मसला नहीं है। ओ नाम गुम जाएगा
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से पड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक से जाने से पहले हमने एक खूबसूरत आवाज़ सुनी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी दिल को सुकून आया, क्योंकि मौसीकी एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक, जो आपकी रूह की ग़िज़ा है। बेशक। तो अब ज़रा आते हैं, ज़रा एक और गर्मा गर्म तड़कती भड़कती एक आपको न्यूज़ शेयर करनी है, जिससे हमारी रूह को सुकून मिलेगा। जिसकी रूहें राहत में रह रही थी सुकून से, उनका सुकून ख़राब होने वाला है। एक तो ये समझ नहीं आता मुझे कि क्या चक्कर है आपका, क्यों आते हो जलील होने के लिए, क्या आदत हो गई है आपको, है? तीसरी बार आप फिर पानी के जरिए एंटर हो रहे हो, हैं? फिर आपको पकड़ लिया हमने, फिर भाग भाग के, पिछली बार तो तुमने पहलू गिरा दिया था, वो कहते हैं ना जब जूते छोड़ के भागना, अभिनंदन वाले सीन में जो हुआ था। क्या चक्कर क्या आप लोगों का, मसला क्या आप लोगों का, क्यों पानी के कम है आपके पास, पाकिस्तान क्या लेने आते हो भाई? हमने सब कुछ दे दिया, मतलब रिश्ते विश्ते सब हो गए हमारे, बाकायदा अब तो मामलात भी तय हो गए हमारे, तुम क्यों बार बार आते हो? अब कोई और जगह नहीं मिली तो पानी के जरिए है। लेकिन मानना पड़ेगा हमारी नेवी को, जिन्होंने डिटेक्ट किया और उसी वक्त उसे जो है वो शट अप कॉल दिया। सबमरीन जो इंडियन नेवी की तरफ से आई थी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये इंडियंस चाहते क्या हैं? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपको हमने 65 में लैंड के थ्रू मारा, लास्ट ईयर हमने आपको एयर स्पेस में मारा, अब हमने आपको सी के एरिया में मारा। तो मतलब आप मार खा के वो जो अक्सर ये पता क्या करते हैं, अब इसी का ये लोग फिल्म बनाएंगे और कहेंगे वाह वाह इंडियंस ने ये किया। ढीठ हो गए। अच्छा, मुझे लगता है कि इनको सुकून मिलता है मार खा के, सुकून मिलता है इंटरनली इनको। वो है, ये कहावत भी तो है ना कि समटाइम्स लातों की भूत जो है ना बातों से नहीं मारती। दिस इज द थर्ड टाइम यार, कितने टाइम हो गया, कितने दिनों का हम जलील नहीं हुए, क्यों ना जलील हो गया। और अब हम उन्हें वर्ल्ड कप में मारेंगे। इस वक्त क्या माहौल चल रहा है कि आपको मैं मजे की बात बताऊं, मेरे इंकशाफ है, मेरे भी अपने भी सोर्सेज हैं भाई। मुझे नहीं पता कि ये बात सच हो सकती है नहीं। अभी गेम्स चल रही है इंटरनली, में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच भी पोस्टपोन करवाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ये मैच जो है वो ना हो पाए। क्यों भाई, क्या चक्कर है, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या तंग आ गए हो, क्या जिंदगी से बेजार हो? आपके मैं बताऊं क्योंकि ये लोग हमसे डर रहे हैं। और आपकी फिल्मों में ड्रामों में आता है या एड्स चलते हैं आपके यहाँ कि डर के आगे जीत है, तो आप आगे तो बढ़े, फिर जीतने की बात करें ना। मुझे लगता है कि जलालत इतनी हो चुकी है कि अब उनको पता है कि जमीन पे भी मार खा चुके हैं, आसमान पे भी मार खा चुके हैं, पानी के अंदर भी मार खा चुके हैं, तो अब मैदान है तो मैदान में बल्ले मार खाएंगे वापस। अच्छा, मैं आपको मजे की बताऊं, अभी वार्म अप मैच हुआ बिटवीन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंडिया का और इंग्लैंड का मैच था और काफी टाइम बाद था। इंडियन प्लेयर्स क्या किया है, इंडियन बैट्समैन ने बाउंड्री पे आके खड़े हो गए और बाबर आजम की बैटिंग देखने लगे। पहले तो मुझे ये लगा कि ये लोग सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबर आजम इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो मुझे पहले लगा कि सीखना है, फिर मुझे लग रहा है कि ये नजर लगा रहे हैं। मैंने खुद 10 दफा माशाल्लाह बोला, अल्लाह माशाल्लाह नजर से बचाया बाबर आजम को, चल जाए वर्ल्ड कप में। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में बाबर आजम इज द बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट बैट्समैन। और इंटरनेशनली विराट कोहली का मैं आपको बताऊं कंपैरिजन होता है। विराट कोहली ने 2019 इस 2021 2.5 years हो चुके हैं इस बात को, विराट कोहली ने अभी तक एक इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं मारी।
जबकि बाबर आजम ने 6 इंटरनेशनल सेंचुरी मार चुका है। That's a big thing. बाबर इज अ रनिंग मशीन। एंड वो कहते हैं ना बाबर आजम, इनका एक टैगलाइन भी दी हुई है। कोई भी मैदान हो, आजम यानी मींस फखर की बात कर रहे हैं। True. लेकिन मुझे लगता है कोई भी मैदान हो वहाँ पर हम पीछे नहीं, और स्पेशली इंडिया जो कि अपनी मूवीज़ में हमें दहशतगर्द भी दिखाता है और दिखाता है कि हमारी एजेंसीज को ज़रूरत है, और वो जो है इंडिया में लाइक यू नो मासूम की जाने, मासूम जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, जब अभिनंदन का सीन हुआ था, यही खुदा ना करता अगर खुदा ना करे पाकिस्तानी कोई होते एयरफोर्स के, तो मुझे नहीं लगता कि अर्शद सर 2-3 दिन के अंदर वो कोई बातचीत होती और छोड़ देते। उस पर भी हमें कहा गया कि डरपोक है। सर डरपोक ये होता है कि देखें ना, हम आपको समंदर से जाने देते हैं, अपनी आपकी लिमिट हमने ना तय कर दी है। क्यों? आपकी लिमिट हमने जो है ना वो तय कर दिया, आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको जवाबी कार्रवाई मिलेगी। और सबमरीन की मैं बात करूं, अगर हम देखें ना तो फौजी जो जमीन पे फौजी लड़ते हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा मेरा बेटा या मेरा भाई आर्मी में जाए, या मेरे लाइक किसी का भी एक ड्रीम होता है। अब मैंने देखा एयरफोर्स पे भी लोग कहते हैं कि मुझे पायलट बनना है, मुझे एयरफोर्स, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि ज्यादातर अर्शद सर सी सिकनेस होती है लोगों को, ठीक है। एक तो वो वैसे ही इतने बहादुर, और ऊपर से सबसे मुश्किल काम ये कि समंदर, देखिए आप समंदर की हदूद जो है ना वो तय नहीं कर सकते। हमारे बढ़ चुके हैं, हमारे बॉर्डर बढ़ चुके हैं, फिर भी आपको नहीं पता, क्योंकि ये लोग इतने काले दिमाग और काले दिल के इंसान है कि ये लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं। क्योंकि फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि एक बंदे को मारते हो 100 पीछे जाते हैं, क्या होता है तो लेकिन अभी हम लोगों ने जो अचीवमेंट है सबमरीन की, और मैं अप्रिशिएट करूंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे मुल्क को नजर बद से बचाए, हमारी फोर्सेस को नजर बद से बचाए। क्योंकि एक तो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान होता है। सब ज्यादातर लोगों को अगर आप पूछे ना आपको किससे डर लगता है, वो कहते हैं मुझे सी सिकनेस है। तो ये चीज मुझे अप्रिशिएट करनी है कि जमीन पे भी आप लड़ सकते हो, आसानी से लड़ सकते हो। हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर के वो देखे ना, साइकोलॉजिकली एक बात बताऊं आपको, 3 महीने रहना, 2 महीने रहना पानी के अंदर, मेंटली कितना मतलब कितने स्ट्रांग हो आप। सीरियसली जितनी भी हमारी नेवी कोई भी इदारा हो, चाहे वो फोर्सेस से रिलेटेड, कोई भी, यकीन करें मतलब सलाम है आप लोगों को, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, जो आप जागते हैं तभी तो हम सुकून से सोते हैं। बिल्कुल। और सबसे मजे, जी आप बोले। सबसे मजे की बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, दे आर द रीजंस कि हमारा मुल्क बचा हुआ है। बिकॉज बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेज हैं जो चाहते हैं, एंड दे आर द ओनली पीपल जो दे आर रेडी टू फाइट बैक। मतलब वी आर एट दैट लेवल व्हेन इट कम्स टू आवर स्ट्रेंथ, आवर एमिनेशन, आवर मेंटल स्ट्रेंथ। यार जितने भी अपने फोर्सेस के बारे में बकवास करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन ममालिक को जाके देख ले जिनमें फोर्सेस नहीं है, वहाँ की आवाम रो रही है कोई होता हमारा मुहाफिज। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे पास पाक फौज है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अर्शद सर आपकी इस न्यूज़ से और यकीनन हमारी सबमरीन की इस कामयाबी से हम सबका आज दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें मैं नाम भी नहीं लेना चाहती कि क्योंकि वो मूवी देखते तो हंसी आती, कि जिसमें सैफ अली खान साहब जो हैं वो समंदर के ज़रिए आते हैं पाकिस्तान, और वो यहाँ पाकिस्तान में किसी को मारते हैं और वापस चले जाते हैं। और उसमें दिखाया था कि लेकिन एक अच्छी चीज़ थी उस फिल्म में कि वो करीना कपूर को छोड़ के वापस चले जाते हैं पाकिस्तान। नहीं, उस मूवी में कैटरीना कैफ थी, आप पहुंची नहीं करीना ना, कैटरीना कैफ और आप सैफ अली दूसरी खान। फिल्म की आप किसी एक और फिल्म में चले गए, असल में उन्होंने 2-3 बनाई है तो एक जैसी तो बनाते हैं। उनकी एक ही स्टोरी होती तो है। उसमें दिखाया कि पाकिस्तानी सबमरीन मतलब वो आ भी गए, समुद्री रास्ते चले भी गए, तो अब आपको पता चला। वो उस वक्त आई थी, उस वक्त जब वो छोड़ के गया था ना उसको कैट को, तो मुझे कॉल आई थी, कह रही आ रहे हो? मैंने कहा नहीं अभी तो फिलहाल बिजी हूँ। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि ये तो हकीकत बात है। जब भी हम भारत की बात करते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दे आर सिक पीपल्स, यू नो, सीरियसली। गॉड ब्लेस देम ना, वो अभी not everyone, बट भारतीय जो खास तौर पर उनकी रूलर्स हैं, आई थिंक दे आर मेंटली सिक, क्योंकि अवाम वहाँ की जनता जो है वो जनता जैसे हम प्यार करते हैं, इंसानियत की बात पहले करते हैं, बाद में सारी बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली तो आपको पता है वो। और अर्शद साहब उनकी जनता भी खुश नहीं है उनकी गवर्नमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन भारतीयों एक चीज समझ लो, वो ये है कि पाकिस्तान आज़ादी के वक्त भी आप लोगों से एक दिन पहले आज़ाद हुआ, तो मतलब बाप हमेशा बाप होता है। ओ बाप, अच्छा ये बड़ा बना था ये मौका और ये चीज़ें।
तो आपकी वाली बात है, मैं तो नहीं बोलूँगा, बड़ी बहुत अच्छी बात की आपने। बाप हमेशा बाप होता है। नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि हम बहुत आसानी से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चैन से अच्छा एक सो सेकंड जाते में हैं। बाप हमेशा बाप होता है और उनको नहीं पता हमारे दादाओं ने ही आज़ाद करवाया। लेकिन हम बहुत आसानी से हंसते हैं, चैन से सुकून से सोते हैं। लेकिन बड़ी बात है, और मुझे अर्शद सर की ये बात बहुत अच्छी लगी, यूनुस से भी इस पर ऐड किया था, तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनरल बख्शी है ना, उन्होंने ये पहले ही कहा था अपने निजी चैनल पे बैठ के कि पाकिस्तानी जो है वो हमसे बेहतर हैं, चाहे वो समंदरी वे में उन्होंने कहा, सबमरीन्स के वे में कहा, और आसमानी उन्होंने कहा, लाइक नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उन्होंने ये खुद ही तय कर दिया। तो अब तो हम बस उनको दिखा रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स। तो ये बात तो आपके अपने लीडर्स, अपने फोर्सेस वाले कहते हैं, अब हम क्या करें। लेकिन दोबारा अर्शद सर और सबकी तरफ से कि हम इंसानियत की बात पहले करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ अप्रिशिएट करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि आप लोग ही ने कहा था कि रोटी जितना मुल्क है देखेंगे कब तक चलेगा। मैं भी अर्शद सर से एक छोटी सी एक बात ऐड करूंगी कि जैसे आपने कहा कि हमारे जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं उनकी वजह से हम लोग सुकून से सोते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद एक हफ्ता भी वहाँ पे सरवाइव ना कर सके, हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, Yes. हमें प्रॉब्लम्स इंटरनली कितनी इवन सियाचन का अगर आप मंजर देख लें, जी जी। -50 -60, मतलब उस लेवल की सर्दी जो खून जमा दे, आप इंसान सरवाइव ही नहीं कर पाता। बट मैं इस बात पे ऐड करके फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। वो एक इंडियन सोल्जर ने पाकिस्तानी सोल्जर से पूछा कि आप लोग जंग करते हैं, आप लोग डरते नहीं, आपको क्या मौत का खौफ नहीं है? तो आगे से कहते हैं कि हमें मौत का खौफ नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ है। बिल्कुल ऐसे ही जिसके पास जज्बा ईमान हो और कलमा हो, वो उसको आप किससे डरा सकते हैं। तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, उनका गाना आपसे शेयर करवाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले आना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फराम होश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फराम होश में तुझ सा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। इंशाल्लाह जिस लेवल का आपका टैलेंट है, आप कभी नहीं डूबेंगे। इंशाल्लाह। वेलकम बैक। मैं ऑडियंस को पहले बोल दूं, वेलकम बैक। परफॉर्मेंस हुई मोहम्मद हुसैन की, तुम फिर से आ गए। और आप सर, फिर से आ गया इनको सर। भी प्लीज वेलकम बैक वैसे- बोले। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सिंगिंग थी, इसीलिए आपको दोबारा हमने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच हमारे लेकिन शो में आने के मोहम्मद, लिए। आपकी मुझे इस गाने से एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम सबमरीन्स की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडियन सबमरीन जो है वो पाकिस्तानी सबमरीन्स को कह रही है हुसैन साहब, आपकी पब्लिक डिमांड पे आपको वापस बुलाया गया बिकॉज हमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और मैं फेसबुक पेज पे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि हमें हुसैन साहब की सोलो परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे जो देखते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं। जो हुसैन को हमने सोलो बुलाया तो उस पर डिमांड थी जी, पब्लिक डिमांड है, तो आप फीडबैक देते रहिए और इस तरह के टैलेंट को दोबारा मौका दें। अगर ये चाहें तो आप इन्हें दोबारा भी बुला सकते हैं। हम वोटिंग पोल जो है वो अपना ऑन कर देंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हुसैन के कितने फॉलोवर हैं, पिछले जो सिंगर्स हैं, मैजिशियन या जो भी टैलेंट जिनके पास है, हम दोबारा भी उनको बुला सकते हैं। और उनसे डिफरेंट काम कराएंगे। आज हम हुसैन से डांस करवाएंगे। जी हुसैन, डांस भंगड़ा होगा? डांस भंगड़ा होगा। अच्छा नहीं, डांस से मैं अवॉइड करता हूँ। आप एक
एक सवाल का जवाब दें कि आपको वापस आके कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगा मैं अपनी फैमिली में आ गया हूँ। जो पिछला मेरा बैंड था बेसिकली मैंने वो साइड पे कर दिया, मैं आपके पास आ गया। ये तो अपॉर्चुनिटिस्ट है, ये कल को हमें छोड़ के कहीं और चला जाएगा। हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। यानी कि जहाँ पर आपको अच्छी चीज मिलेगी वहाँ चले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आऊंगा। आई रिस्पेक्ट पीपल। अच्छा आई मोटी सी मगर मैं ये चाहती मैं हूँ कुछ कह लूँ, मोटी से बाहर निकले, मोटी और वेशन से बाहर निकले। मैं एक बात बता रहा हूँ, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटिस्ट होना बुरी बात नहीं है। इंसान जब इस दुनिया में आया है उसको राइट मिला है आगे बढ़ने का, लेकिन आप किसी की टांग खींच के कोई नेगेटिव तरीके से या नेगेटिव कंपटीशन से ना बढ़े, पॉजिटिव कंपटीशन से बने। जी का है ना। और यूनस ये इंसानी फितरत है, जब आपको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी या ज्यादा प्यार मिलेगा तो आप उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ना कि इग्नोरेंस या आपको कोई फीडबैक। तभी तो हम अपनी ऑडियंस से कहते हैं कि हमें आपकी प्यार की जरूरत है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप टैलेंटेड है तो यहाँ आए, अपना टैलेंट दिखाएं, और हुसैन की तरह इसी तरह प्यार और तारीफें जो है हमसे बिटोरे। और अच्छी मीम्स और बनाते रहे जो मीम्स बन रही मैं है। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। वो ये आपने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गया हूँ और मुझे इतना प्यार फील हुआ, इतने अच्छे लगे, आपने इतनी तारीफ की। ये बताएं कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए, आपको सबसे ज्यादा कौन अपना लगा? नहीं, मैं इसको और थोड़ा एलिब्रेट करता हूँ। इसमें चले फैमिली की बात की ना आपने हुसैन, फैमिली में अम्मा अब्बा भाई बहन वो नाना काका सब होते हैं ना। बिल्कुल। हमें बताओ कि हम कौन कौन क्या है तुम्हारे फैमिली में, रिश्ता क्या है हमारा, रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है कौन लगते हैं हम? अच्छा ये हम आपके हैं कौन? अच्छा ये कंपैरिजन लड़की और लड़के में या खूबसूरत में या कैसे है कंपैरिजन? अरे फैमिली में अब्बा है, हाँ है, अम्मा है, बिल्कुल, बहनें हैं, भाई है ना, फूफी है, फूफी नाना काका सब होते हैं ना। तो इसमें हम बताओ, आप अपनी फैमिली में आए हो ना अभी, तो फैमिली में क्या होता है, किसी रिलेशंस होते हैं कि जी फर्ज करें यूनुस छोटी बहन हो गई, फर्ज करें, यानी बात समझ इस तरह डिस्क्राइब है। ये अरशद मेरी पुप्पी हो गई, समझ आई? चले बिल्कुल फुप्पी और बहन का रिश्ता। बेसिकली बहुत स्वीट होती है, पता है? आपके यहाँ ही सूट होंगी। फूफियाँ इसलिए स्वीट होती हैं क्योंकि भाई का जो खून होता है ना वो अपना खून होता है, तो yes, इसीलिए yes, जो yes. रिलेशन जो प्यार फुप्पी का है ना, ये तो बनाया हुआ है लोगों ने कि फुप्पी फुप्पी फुप्पी। बाकी सीरियसली बताऊं, फुप्पियों से ज्यादा प्यार करने वाला कोई हो ही नहीं सकता यार। बेशक। हाँ, बाकी बाकी मैंने अपने नंबर तो ले लिया इनका। बाकी स्कूल की दोस्तों की तरह है मेरे। फैमिली से स्कूल तू आ ना। यूनुस को बहन बना लिया, इनको फुप्पी बना लिया। में क्या हो रहा था? इनको बहन बनाओ ना, फुप्पी नहीं बना रहे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर ये शो चल रहा है यार। स्कूल की सहेलियां हो गई तुम्हारी? आप हो नहीं सकती। मैं आपकी छोटी बहन जो आप- चुगली करती है, आप ये बड़ी बहन। ये वो बहन है जो अब्बा को शिकायत लगाती है, आज भाई ने ये किया था। बाकी पीठ पीछे जो चल रहा है वो पता ही नहीं लगे। अच्छा सना का तो बताएं, चलो ये तो स्कूल फ्रेंड हो गई आपकी। नहीं, छोटी बहन। चल सना ये स्कूल फ्रेंड हो गई ना, सना का बताएं। नहीं वो यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये स्कूल। बिल्कुल सही बताया मैंने। शुक्र है चौथी नहीं वरना बोलते ही पड़ोसी है, क्योंकि वो भी फैमिली होते हैं। मगर मैं हुसैन से एक बात करना चाहूँगी कि आप जब भी आप अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं, बट अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से ग्रैब करके रखें और बुरे लोग खुद ही चले जाते हैं, वो खुद ही आपके दूर चले जाते हैं। मगर आप ये नहीं कहें कि मतलब कोई ग्रुप मैंने छोड़ दिया, अगर आप में उनमें से कोई अच्छा इंसान था तो आप उनको अच्छे तरीके से भी आप रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी लाइफ में कोई आपको गाइडेंस देता है, कोई आपको गाइड करता है प्रॉपरली तरीके से, कोई माँ बन के, कोई बाप बन के, कोई बहन भाई तरीके से आपको गाइड करता है, तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुसैन, एक बात बताएं, एज अ सिंगर आप किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहते हैं? क्या आपको और ज़्यादा, देखिए हम बीइंग अ एक्टर, आप कहते हो कि मुझे वो कैरेक्टर करना है जिसमें मेरी एक्टिंग के शेड्स नजर आए, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है? तो मुझे सिंगिंग के बारे में मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना पता है सिंगिंग में भी इस तरह के कि आप लोगों को कहाँ पर ऐसा मौका मिले कि सिर्फ एक तरह का गाना नहीं, सिर्फ सूफी कवाली, हर तरह का। तो आप बीइंग अ सिंगर जो है, आप किस तरह का प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्ले टीवी ने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया, बट आप एक बार आए, दूसरी बार आप आए, लेकिन अगर आप मुसलसल चाहें कि आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें तो वो प्लेटफॉर्म किस तरह से, लाइक यू नो, तमाम सिंगर्स का प्लीज आप मजीद इसके बारे में। बात सारी ये आ जाती है, और नॉर्मली डेली रूटीन में भी ये बात आई थी कि इंडियन को लेके चलते हैं फिर हम लोग। हाँ, चलते नहीं चलते हैं, आप बताइए। चलते थे। पता नहीं, मैं तो हाँ। अभी छोड़ दिया। अच्छा जैसे इंडियन आइडल चल रहा है, ठीक है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं वहाँ पर, टैलेंट पे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे पाकिस्तान आइडल हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, 8-10 साल पहले ही हुआ था, ऐसा होना चाहिए ना।
आप बजाय जॉनर रिजेक्ट कर दें। क्या मतलब क्या जॉनर है? क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, पॉप है, क्लासिकल 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 की क्या है? सरगमे वगैरह हिलाना झुलाना अल्फाज को, देखिए सरेगम पता नहीं सर सानी दा पमा गम रे सर, ये अब मेरे को जो हमारे सामने कुछ भी करोगे हमें नहीं पता चलता। हाँ, बिल्कुल। हम भी करें सारे का पता नहीं सब सानी दापा मागा रे सब, वी कैन डू दैट टू, हम तो रट्टे हुए हैं। अच्छा मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क की बात हो रही है कि जैसे कि वहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से छोटे ही बच्चों को स्कूल से ही स्टार्ट किया जाता है, बट यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सिंगिंग तो ऑटोमेटिकली आपका शौक भी है, तो वो ये एक प्लेटफॉर्म की इन्होंने बात की, मैं बस ये कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह प्ले एंटरटेनमेंट एक अपना प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, आर्टिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स एंड डांसर्स इंशाल्लाह वन डे एंड सून, वेरी सून। एंड हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, दोबारा आए, हमारी रिक्वेस्ट पे आए और आपको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हम चाहेंगे कि आप एक गाना गाएं और हम गाना सुनते सुनते ब्रेक पे चले जाएं। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो कि तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के, तुम बिन। वेलकम बैक। इतना खूबसूरत हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी और इतना मज़ा आया, और हमेशा जो है जब भी कोई नया टैलेंट आता है और हम लोग सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करूँगी। जापान में एक खातून है, उनके बारे में कुछ आप लोगों से अर्ज़ करना चाहूँगी। अर्ज़ ठीक है ना? हाँ, शेरो शायरी हो रही है यहाँ, कैसे बिल्कुल आप अर्ज कर सकती हैं, यहाँ वैसे ही मुशायरा हो रहा है। और जहाँ तक चाइनीज और जापानीज औरतों की बात है तो वो क्या उनकी शायरी क्या है? अर्ज किया है चो चो पिचू पांका, वाह वाह वाह, चो चो चिची पांका बहुत ताकत दिखू ताकतो, वाह वाह वाह, करना खुले नहीं है वाला देता। कंटिन्यू। अर्शद सर, मैं कुछ कहना चाहूँगी कि उन्होंने क्या किया कि उनका छोटा सा एक बेबी था, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना मतलब एक एक्सपेरिमेंट करूं। उन्होंने कार्डबोर्ड के ऊपर अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया, पूरा कार्डबोर्ड बना के, और जगह जगह उन्होंने पूरे घर के अंदर लगा दिया कि मैं 15 मिनट का एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि ये बच्चा जो है वो रोता है या नहीं रोता। तो वो बाहर चली गई, उन्होंने कैमरे से वो सब चीज़ें कैप्चर करती रहीं। तो वो हार्डली 30 सेकेंड्स में बच्चा समझ गया था कि ये मेरी रियल माँ नहीं है। तो वो फौरन से जो है वो रोने लग गया कि नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए और ये वो सारी चीज़ें। तो आप सोचे कि अगर अरशद सर हम अगर यहाँ पर ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो आप, मैं पता है क्या होगा। देखें, हमारे बच्चे ये वाईफाई ब्लूटूथ वाले ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, वो तो पैदा ही पासवर्ड लेके होते हैं कि जी पैदा हुए पासवर्ड मिलेगा। तो इतने एनर्जेटिक, इतने बच्चे आजकल के, हमारे घर के बच्चे इतने सेंसिबल है। 2-2 साल के बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ वीडियो पे कि अभी ब्रेक आ गया, 2 साल का बच्चा लिटरली वेट कर रहा है कि ब्रेक आया है, ऐड चला है, 3 सेकंड तक वेट कर रहा है, पतली सी छोटी सी उंगली ना स्किप इन लोगों का कार्डबोर्ड से मदर की रेप्लिका बता रहे। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। माँ की रिप्लेसमेंट तो वैसे ही नहीं हो। माँ ने इतने सारे अपने पैसे शोहर के खर्च कर लिए, इतने ज्यादा वो कार्डबोर्ड बना दिए और सब कुछ कर दिया। बच्चे आजकल बहुत से नहीं, एक्चुअली उनका ये था कि मुझे वॉशरूम तक, बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो क्रॉल कर रहे होते हैं, वो बाथरूम तक भी मदर को जाने नहीं देते। तो उन्होंने सोचा कि मैं जब वॉशरूम जाती हूँ तो बच्चा पीछे से रो रहा होता है, चीख रहा होता है, तो मैं उसके लिए छोटा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें फेल हो गई। नया गाना आया था, उसका रीमेक किया था आई थिंक अली जफर ने, वो वाला कि ए दिल किसी की याद में। 6 महीने की बच्ची या 8 महीने की बच्ची थी, घर की बच्ची हमारे, मैं ये गुनगुना रहा हूँ ना, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों हुआ। मैंने कहा 8 महीने की बच्ची, लिटरली सुर पकड़े उसने। मेरे पास अगर वो वीडियो मिल गई ना, मैं सीरियसली बताऊं, मैं आपको स्क्रीन पे मैं ढूंढूंगा, घर की बच्ची है मेरे,
आप यकीन नहीं करेंगे, डिट्टो वही सुर पकड़े हैं। क्या ही बात है। अरे दादा वो लिरिक्स आउट थे बट मेलोडी हुई थी। नहीं, लेकिन अब टैलेंट ही कान से तो टैलेंट ही निकलेगा ना। आपने खुद इतना अच्छा गुनगुनाया है, तो मैं तो सोच रही थी कि आपको जज करने लग जाऊं, क्या भी आपने ये गाया। तो यानी कहने का मतलब ये कि आप बच्चों को एक तो हम पता है हमेशा याद रखिएगा, ये है भी कि चीज़ें हमारे दीन में भी है, हज़रत अली का कॉल भी है कि अपने बच्चों पे वो सख्तियाँ वो चीज़ें ना डालो जो तुम गुजार चुके हो। आपने वो एक फोटो मैंने देखी थी फेसबुक, बड़ी अच्छी थी, जिसमें वो 3 पिन थे, 3 पिन थे, सॉकेट 2 पिन वाला था। तो बच्चे का कान पकड़ के ना, वो इलेक्ट्रिक का ही उसमें वो बना हुआ था, और कान पकड़ के बोल रहा है कि तुम इसमें फिट क्यों नहीं हो रहे हो। बच्चा वो 3 वाला था और बाप जो था वो 2 वाला था। तो आप किसी की क्रिएटिविटी बर्न ना करें, आने वाली जनरेशन आपसे कहीं गुना ज्यादा बेटर है। ये चीज एक्सेप्ट कर लें। हमारे जमाने में तो जी वो मोम पे पढ़ते थे हम, पुल पे यूं जाते थे हम, ठीक है, रिस्पेक्ट है, आपने सब कुछ किया, बट अब चीजें अवेलेबल है, अब वो करीम करा लेते हैं, चीजें करा लेते हैं, मतलब होता है ना, अपडेट हो गए ना चीजें। सर मुझे बहुत खूबसूरत सी बात है, ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं ये इस बात में ऐड करना चाहती हूँ कि 2 बुजुर्ग आपस में बैठे हुए थे। ये बाकायदा एक मैंने स्टोरी भी सुनी थी अपने ही किसी घर वाले से, और मुझे ये बिल्कुल मुझे लगा कि मुझे अभी यहाँ पर बयां करनी चाहिए कि 2 बुजुर्ग बैठे हुए थे और दोनों के बच्चे, तो वो स्टडी में कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये यही पढ़ेगा, और दूसरा कह रहा था कि नहीं मुझे सिंगिंग करनी है। तो वो आपस में डिबेट हो रहे थे, तो दोनों जो वालिद कह रहा था ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो चुप करके सुन रहा था, और जो दूसरे कह रहे थे कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो कह रहा था मैं सिंगर बनूंगा अब्बा, और वो कंटिन्यूसली बहस कर रहा था। तो उन्होंने ना बोला कि छूटते ही उन्होंने बोला कि वाह, जो सिंगर के जो वालिद थे उन्होंने कहा आपका बेटा कितना अच्छा है कि चुप करके सुन रहा है, और मेरा बेटा कंटिन्यूसली मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अफसोस हुआ कि मेरा बेटा अपने दिल की बात कह क्यों नहीं रहा। ट्रू। मतलब वालिदैन है, आप उनसे प्यार से डील कर, मैं ये नहीं कह रही कि शोर शराबा करें मुझे यही करना है, यही करना है, लेकिन आप ये मत समझे कि ओल्ड स्कूलिंग, देखें ओल्ड स्कूलिंग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप जब आता है ना, तो आप अपनी बात को रखें, अपने मुद्दे को रखें, अपने इशू को रखें, क्योंकि आपकी और उनकी जनरेशन में गैप है। तो इसी तरह ये जो बता रही है ना कि खातून ने ये सब चीजें की, एक तो उन्होंने अपने शौहर के पैसे लगाए, वो दुख अलग होगा उनको। ये प्रोफेशन की बात थी कि अगर बच्चे को, Yeah. मैं बात ऐड कर दूं, बस प्रोफेशन की बात है कि अगर आपके वालिदैन उस प्रोफेशन से खुश नहीं है जो आप परस्यू करना चाहते हैं, तो प्रूव देम रॉन्ग विद योर टैलेंट, विद योर प्रोडक्ट, विद योर सर्विस। आप एक दफ़ा प्रूव करेंगे ना, अगर आप वो एक्टर बनना चाहते हैं और आपके वालिदैन किसी दिन आपको किसी टीवी ड्रामे में देखते हैं, तो उनका दिल ये बड़ा हो जाएगा और फिर कहेंगे जा बेटा जा, लेकिन आप जी ले अपनी जिंदगी। सर आप अपनी बात तो रखें ना। हर बात अमरीशपुरी बन जाती है। लेकिन आप अच्छा सीन मैं आपको बताऊं, इसमें जो खास बात है, कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। बेशक। आप यकीन करें, हम में से अगर 5 लोग अभी इस वक्त एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें, अगर अभी कॉल करके सिर्फ अम्मा या अब्बा जो भी हयात है जिनके, और उनको सिर्फ ये कह देना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं होगी, आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस है हमारे रिलेशंस में, माँ बाप में, हमारे बच्चों के दरमियान, कि आप समटाइम्स आपको नीड होता है एक टाइट हक करना। बेटों में खासकर ऐसा है कि बाप तो जैसे कोई अनोखा ही आदमी है ना उनके घर में। ट्रू। मतलब इतना अनोखा रिश्ता होता है कि बाप अगर आ रहा है कमरे में, अगर आ रहे हैं वालिद उनके, तो बेटा क्रॉस करके निकल रहा है। माओ से तो चलो बेटे अटैच होते हैं, और बाप से बेटियां, लेकिन ये वाला जो मामला है ना कि आप यार हक नहीं कर सकते, एक गले नहीं मिल सकते अपने बच्चे से, और बच्चा इतना ऑकवर्डनेस हो जाती है कि यार शादी में इस दफ़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इस दफ़ा मेरा बर्थडे था, पता नहीं मेरे अब्बू को क्या हुआ इस दफ़ा, अजीब सा, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरा बर्थडे था, अब्बा की कॉल आई, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो भी हेजिटेट कर रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार। मैंने कहा वालेकुम सलाम, हाँ वो हैप्पी बर्थडे। पहले तो मुझे थोड़ा वो लगा ना, मैंने कहा हैं हैप्पी बर्थडे, बोला भी क्योंकि थोड़ा टूटी इंग्लिश के साथ बड़ा बोला ना उन्होंने, तो अच्छा लिटरली मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो नहीं था, जेन्युइन नहीं हुआ था, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन भी नहीं, मैं लिटरली मेरा जबान ही मैंने बोला हाँ ठीक है हाँ ठीक है। तो ये कह के मतलब मैं चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे हों या जब हम कभी बॉन्डिंग बनाएं, तो यार आप अच्छे दोस्त बने अपने बच्चों के, आप इतना कंफर्ट पैदा करें कि कोई तीसरा बंदा उनको आके गुमराह ना करे। और पेरेंट्स को चाहिए ये रखें अपने दरवाजे ना सीने के, कि यार आए बच्चों मिलो हमसे। एक इतना पुरानी थॉट, इतना पुराना स्कूल ऑफ थॉट हमारे सोसाइटी में चल रहा है कि कोई कंफर्ट नहीं होता, कोई बाप बेटा आपस में डिस्कस नहीं करते यार। कैन यू इमेजिन कितना सैड ये बात है कि आप
कंफर्टेबल ही नहीं है, माँ कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, इवन मियाँ बीवी में एक डिस्टेंस है, जी जी, बच्चों के दोस्ती सामने नहीं है। नहीं, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं सही बस कह रहे जल्दी हैं, से सही कह रहे हैं। कि अगर आप गौर करेंगे ना, ये चल रहा है जनरेशन गैप, हमने शायद अपने वालिद साहब को देखा अपने दादा अबू से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, कहीं ना कहीं हम भी वो हो गए, और जो हमारा डिस्टेंस है अपने वालिद साहब के साथ वो हमारे बच्चे करेंगे हमारे साथ। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर अपने डैड के साथ, अपने फादर के साथ या मदर के साथ बहुत क्लोज है और बच्चा देखता है वो अडॉप्ट करेगा, जैसे वो ए दिल किसी के, तो वो एडाप्टेशन है बच्चे की। बच्चे ने तो नहीं सीखा ना गुस्सा करना, डांटना, वो तो घर से सीखता है हर चीज। अच्छा यूनिस, मुझे ना मेरे डैड के साथ वही अर्शद सर की जो बात थी कि मेरे डैड ने हैप्पी बर्थडे कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे कभी भी मेरे डैड की सोच नहीं पता थी कि वो क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं बच्चे कहाँ जाएं, क्योंकि कभी खुल के इस तरह से बात ही नहीं की। खासतौर पे जो हमारा माशरा या जो मशरकी एक हमारी फैमिलीज में कि बड़ों के सामने हम जबान नहीं खोलते। जी। और बेटियां तो खासतौर पे जब वालिद हों या भाई हों तो वो दूसरे कमरे में जाके बैठना प्रेफर करते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था अर्शद सर कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे शुरू से शौक था, अच्छा लाइक एक्टिंग का शौक था, डांस का शौक था और टॉकेटिव थी कि मुझे वीजे बनना है, होस्ट बनना है। तो मैंने अपने डैड को एक मैसेज लिखा, मैंने कहा डैड मुझे समझ आ गया मुझे लाइफ में क्या करना है, प्लीज़ मेरी पहले पूरी बात सुनिएगा फिर मैसेज का रिप्लाई। मतलब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सामने उन्हें बोलूं। मैंने मैसेज किया, मैसेज के एंड में क्या लिखा, मैंने कहा डैड ये पूरा पढ़ने के बाद प्लीज़ एक बार ये सोचिएगा कि अगर इस जगह आपका बेटा हो और बेटा चाहे कि मीडिया में जाना, तो आप बेटे को भी तो जाने देते ना, आप मुझे जाने देंगे कि नहीं। और मैं सच बता रही हूँ, ये मैं अपने डैड को क्लिप डिजाइन करने वाली तो हूँ। उन्होंने फिर ब्लॉक कर दिया? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्राउड करते हैं। क्योंकि मेरे भाई की डेथ हो गई थी 3 साल पहले, तो उन्होंने कॉल उठाते बोला, उन्होंने कहा मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है कि बेटा बेटी, मुझे बस ये है कि मेरी बेटी जिसमें खुश है। और आज भी वो कोई भी काम देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा खुशी ये होती है कि पाकिस्तान में बच्चियों को शऊर आ गया। इवन हमारा शो भी देखते हैं, हैट्स ऑफ टू योर फादर, हैट्स ऑफ टू योर फादर। ऐसे वालिद सारे होना वालिदैन बड़ी को। बात है जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशन। वी नीड फादर्स मैं लाइक थोड़ा यू। सा इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मुझे जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो पेरेंट्स की कंफर्टेबल जोन की बात कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा, हम ना माँ की मोहब्बत में ना बाप की शफकत को इग्नोर कर जाते हैं कभी। माँ का इतना इमोशनल एक पावर होता है ना, जिसमें वो बाप जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा होता है वो कहीं ना सियासत की नज़र हो जाता है, जो मैंने देखा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, मैं लिटरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो ट्रू है बिल्कुल। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद हमारे अब्बू बड़े सख्त हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर फादर्स का एक फिगर है कि जी ये तो सख्त होंगे, मतलब एक अजीब ही एक दुश्मनी वाला एंगल था मेरे उनके साथ। जब अम्मी का इंतकाल हुआ ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब्बू के अंदर एक माँ भी पैदा हो गई मेरे। मैंने 2-3 बार खुद देखा है सोते हुए कि वो मुझे, हालांकि मेरे अब्बू बड़े सख्त हैं, दाढ़ी और बड़ा एक बड़ा रोबदार पर्सनैलिटी है। मैं सोया हुआ हूँ, मेरी पेशानी को बोसा देके चूम के जा रहे हैं, प्यार से सर सहला रहे हैं, ये मैं सब महसूस कर रहा हूँ। मैं सोया हुआ नहीं था, मैं जाग रहा था। तो कहने का मतलब आंखें नम थी, बात समझ रहे, यानी बाप एक्सप्रेस नहीं करता अपना प्यार। बाप के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाए। मतलब आप समझें उसके प्यार को, फील करें। आप यकीन करें कि पिछले 5-6 सालों में मैंने अपने वालिद को इतना ऑब्जर्व किया है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मुझे कॉल आती है, खाना खाया, घर वालों को यार ये खाना नहीं खाता है, ये नहीं करता। और मेरा अब्बा कभी मुझे पूछे ना, देखा जाए तो मतलब साला डफर का डफर, लेकिन अम्मा के जाने के बाद ही फील्स कि नहीं यार ये अकेला बच्चा हो गया। अब ये फील करता है कि यार समझ रहे बात को। तो मैं ये कहूँगा कि जाते जाते शो काफ़ी थोड़ा सा सेंटी हो गया, तो वालिदैन की जो है वो कदर करें, और अब वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को कंफर्ट करें। एंड अगर आप ये शो देख रहे हैं और आप ये पूरा आपने एपिसोड देखा हमारा, अपने फादर को ऐसी प्यार से एक बार बोल दें, आई लव यू डैड, आई लव यू पापा, आई लव यू अब्बू। और अपने फादर को जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे बेटी हो बेटा हो, एक बार प्यार से कह के देखें। मैसेज पे मत कहिएगा, सामने भी कहिए। अरे आप एक बार गाल पे किस कर लें, अचानक बेवजह शर्मा जाएंगे। इसी के साथ इसी नोट पर जो है वो एंड करते हैं अपने प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक बार हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। पापा वी लव यू।